पहला न्यूज है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार पुलिस को राष्ट्रपति कलर पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है। और पूछा जाएगा कि जो बिहार पुलिस को कौन सा सम्मान मिला। इसको सम्मान मिला है, निशान सम्मान बोलते हैं, जो कि भारत में किसी भी पुलिस या सुरक्षा बल को दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान है, जिसका नाम है सम्मान निशान। ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। इसका ही दूसरा नाम है राष्ट्रपति कलर पुरस्कार। तो ये देखो कि किसी भी राज्य पुलिस को क्यों दिया जाता है, तो ये उसके पुरस्कार बल की असाधारण सेवा, वीरता या फिर अनुशासन और उत्कृष्ट पेशेवर दक्षता के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाती है। किसको किसको दिया जाता है, तो किसी राज्य पुलिस बल को या फिर सेंट्रल फोर्सेज को दिया जाता है, जो CAPF है ना, उसको भी दिया जाता है। और इसके साथ साथ देखो कि DGP है बिहार के विनय कुमार, उनके नेतृत्व में बिहार को यह पहली बार सम्मान मिलने जा रहा है। उड़ीसा और सिक्किम को भी बिहार के साथ साथ निशान सम्मान मिल रहा है। इसके अलावा जो एक पॉइंट और है याद रखने वाला कि देखो बिहार पुलिस में लगभग 1.25 लाख से अधिक बिहार पुलिस बल है बिहार में, लेकिन उसमें से 32% जो है महिलाएं हैं। और 32% जो बिहार में महिला पुलिस है, वो देश में सबसे ज़्यादा महिला पुलिस कहाँ है, तो बिहार में है। जो कि ये बताता है कि बिहार जेंडर रेशियो में भी काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है बिहार पुलिस के मामले में, कि बिहार पुलिस में 35% आरक्षण है महिलाओं के लिए, और ये लागू किया गया था 2013 में। इस पॉइंट को ध्यान रखना कि 35% पुलिस बल में आरक्षण वाला कब लागू हुआ, 2013 में। BPSC में सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं इस पॉइंट से। यहाँ देखो जो राष्ट्रपति कलर सम्मान है ना, ये 23 नवंबर 1950 से पहले ब्रिटिश किंग कलर इसका नाम दिया जाता था, किंग कलर पुरस्कार। अब कहा जाता है राष्ट्रपति कलर पुरस्कार। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि बिहार संग्रहालय और अनंत विश्वविद्यालय जो है, ये इन दोनों के बीच एक सांस्कृतिक संरक्षण के लिए MOU पे साइन हुआ, 10वां समझौता हुआ है। तो इसके दिशा में देख लो ये क्या है। ये जो अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी है, ये अहमदाबाद में है, और बिहार संग्रहालय पटना में है। सांस्कृतिक विरासत को नई वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा के लिए इन दोनों के बीच समझौता हुआ है, जिससे कि बिहार संग्रहालय को विरासत नवाचार केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। और इस समझौते का मेन उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा, डिजाइन, अनुसंधान, अत्यधिक तकनीक के माध्यम से सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देना। ये पॉइंट नहीं पूछा जाएगा, बस ये ध्यान रखो कि बिहार संग्रहालय और किस विश्वविद्यालय के बीच सांस्कृतिक संरक्षण के लिए समझौता हुआ है, तो अनंत विश्वविद्यालय जो कि अहमदाबाद में है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। इसमें चंपारण में जो है ना, बीज बैंक की शुरुआत हुआ है, और यहाँ ये कोई सरकार की तरफ से नहीं किया गया है, हमें ये ध्यान रखना है। ये देखो बीज बैंक की शुरुआत जो हुआ है, ये क्यों हुआ है, तो जो लुप्त प्राय बीज है उसके संरक्षण के लिए बीज बैंक बनाया गया है। और बढ़ाने वाले कोई सरकारी व्यक्ति या प्राइवेट नहीं है, ये एक सिंपल से किसान है। कहाँ, तो चंपारण के जो रामनगर है वहाँ के हैं विजय गिरी जी, उन्होंने बीज बैंक की शुरुआत किया है। तो आपका ये नहीं पूछेगा कि किसने शुरू किया नहीं किया। इसमें जो पॉइंट है आपके एग्जाम में आ सकता है, वो ये देखो कि अगर पूछता है घृत कुमारी या शोकन क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना, ये धान की किस्में हैं, ये धान के प्रकार हैं घृत कुमारी और शोकन। इसमें औषधीय गुण भी मिला हुआ है। और 2 पॉइंट और है कि इस बीज बैंक में गेहूं का भी दुर्लभ किस्म मौजूद है, जैसे कि सोना मोती गेहूं का एक किस्म है, और गेहूं का दूसरा किस्म है दाऊदी। इन सब का संरक्षण किया जाएगा कहाँ, तो बीज बैंक में, जो कि विजय गिरी जी ने चंपारण में शुरू किया है। इसके अलावा भी मिलेट्स के कुछ किस्में हैं, कोदो, मड़ुआ, सावा, टांगू, ये सब ऑप्शन दे देगा, हो सकता है ये 3 ऑप्शन ये दे देगा, और पूछेगा इनमें से गेहूं के किस्म कौन सा है या चावल का कौन सा है, तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखना। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार के एक जावेद अशरफ थे, जो कि भारतीय राजनयिक के तौर पे फ्रांस में तैनात थे 2024 तक। ठीक है, वो 2024 में वो रिटायर हो गए, जावेद अशरफ, और ये पोस्टेड थे फ्रांस में थे पोस्टेड। और फ्रांस में इस वजह से इस अवार्ड से सम्मानित किया है, कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। किनको, जावेद अशरफ। ये भारतीय राजनयिक थे और जो कि 2024 तक फ्रांस में तैनात थे। और इनसे पहले, जावेद अशरफ से पहले, ये अवार्ड 7 नागरिक, जो भारतीय नागरिक, उनको मिल चुका है। ये 7 कौन कौन थे, तो JRD टाटा, रतन टाटा, अमर्त्य सेन, पंडित रविशंकर, सत्यजीत रे, इन लोगों को भी
कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मान दिया जा चुका है। ये जावेद अशरफ इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनका पालन पोषण देखो तो पटना में हुआ है, इसलिए हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे जा सके। तो नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। ये बस एक ट्रेड डील से है जो कि पुराना ही न्यूज का समझो तो कंफर्मेशन है, बस कोई नया न्यूज नहीं है, बट दिया हुआ था आज के न्यूज़पेपर में तो मैंने सोचा इंक्लूड कर लूँ। न्यूज यही है कि न्यूजीलैंड से ट्रेड डील पर इसी माह हस्ताक्षर हो सकते हैं। तो आपको पता होगा कि न्यूजीलैंड, ओमान और ब्रिटेन, हाल ही में हमारी सरकार ने इन तीनों कंट्री से अलग अलग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो फाइनल हो गया है, बट न्यूजीलैंड से साइन होना बाकी है। अभी एग्रीमेंट हो गया है बट साइन होना बाकी है। और ओमान और जो ब्रिटेन है, इन दोनों के समझौते पर हो सकता है कि अगले महीने या उसके अगले महीने इस पे काम भी शुरू हो जाए। तो इस बात का ही कंफर्मेशन था, आपको एग्जाम में ये भी पूछी जा सकती है। 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से किन देशों के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। ऑप्शन में ओमान, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और एक चौथी कोई कंट्री दे देगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और ये बात कहाँ कहे थे, तो कैमरून में जो है ना, अभी विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हो रही है, मंत्री स्तरीय बैठक। ये ध्यान रखना, इस बार 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक है जो कि कैमरून में हो रहा है। आपके BPSC में सीधे जगह पूछी जा सकती है, इस वजह से ध्यान रखना है कहाँ हो रहा है, तो कैमरून में हो रहा है। जब आ गया है तो WTO से संबंधित कुछ न्यूज़ देख लेते हैं जो इसके बेसिक फैक्ट्स हैं। तो देखो, इसका जो WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना हुआ था 1995 में, 1 जनवरी 1995 को। लेकिन उससे पहले कौन सा एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में था जिसकी वजह से जो वर्ल्ड ट्रेड हो रहा था, तो 1948 से ही गैट एग्रीमेंट चल रहा था। गैट दैट मीन्स जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये लागू था 1948 से। इसको रिप्लेस करने के लिए WTO बनाया गया। और WTO किस एग्रीमेंट से आया है, तो ध्यान रखना 1994 में एक एग्रीमेंट हुआ था, मार्कस एग्रीमेंट, जिसके तहत WTO को 1 जनवरी 1995 में बनाया गया और इम्प्लीमेंट किया गया। और WTO का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, और इसके मेंबर हैं देखो तो 166 मेंबर है, इसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। और एक बार BPSC जो पूछा है इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो डायरेक्टर जनरल है नगोजी ओकोंजो-इवेला। ये अफ्रीका की फर्स्ट वुमेन है जो कि डायरेक्टर जनरल बनी है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नगोजी ओकोंजो-इवेला ये नाइजीरिया की हैं, ये एग्जाम में आया हुआ था। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट न्यूज़ में देखो रक्षा निर्यात से संबंधित है। इस आर्टिकल में हमें बस इस न्यूज़ में जो है बस डेटा याद रखना है, अगर वो भी एग्जाम में आता है तो कई बार पूछता है BPSC, इस वजह से मैंने शामिल किया है। पूरे आर्टिकल में बस 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये देखो, जो पिछला बीता वर्ष है, वित्त वर्ष कौन सा है, 2025-26, इसके दौरान जो है ना देश में रक्षा निर्यात में पिछले साल की तुलना में 62% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बात को ध्यान रखना है। अगर डाटा ये नहीं पूछता है 62%, तो ये भी पूछ सकता है रक्षा निर्यात बढ़ा है कि कमा है। तो बढ़ा है कितना, 62 पॉइंट समथिंग बढ़ा है, 62.66 बढ़ा है। यहाँ देखो एग्जैक्ट डाटा भी लिखा हुआ है, बट आप 62% प्लस मानो। और ये कितना बढ़ा है, बढ़कर कितना हो गया है, तो ये भी देखो, तो 38,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा उपकरण निर्यात किया है किसने, तो भारत ने। और इसमें सरकारी कंपनी का योगदान 54.84% है, और जो प्राइवेट कंपनीज है उसका योगदान है 45.16%। तो ध्यान रखना, जो रक्षा उपकरण निर्यात हुआ है भारत से दूसरे देश में, उसमें सरकारी कंपनी का योगदान ज़्यादा है और प्राइवेट कंपनी का योगदान कम है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। और कितने बढ़ोतरी हुआ है रक्षा निर्यात में, 62.66, इससे ज़्यादा इसमें नहीं कुछ पूछ सकता है। हाँ, एक पॉइंट और देखो, यहाँ जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये पॉइंट भी दिया गया है यहाँ पे कि मंत्रालय के अनुसार जो है ना 2025-26 में जो रक्षा उपकरण है ये भारत ने 80 से अधिक देशों को आयात निर्यात किया है। इस पॉइंट को भी ध्यान हमें रखना है। ये हो सकता है ये लिख दे 5 कंट्री को निर्यात किया, नहीं, हम लोगों ने देखो सोच नहीं सकता 80 कंट्री को निर्यात किए होंगे हम इंडिया ने। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। तो ये आपके पॉलिटी से संबंधित है। इसमें ये है कि कल संसद में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 पास हो गया है, अंतिम मंजूरी उसको मिल गई है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2026 को। इसमें ये कहा गया है कि आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है एक अमरावती, उसको आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी घोषित कर दिया गया है। आप कई बार सुने होंगे कि आंध्र प्रदेश की राजधानी 3 बताया जा रहा था कि कुर्नूल, अमरावती और फिर विशाखापट्टनम, तीनों को एक को बनाएंगे प्रशासनिक राजधानी, एक को बनाएंगे
विधायिक और दूसरे को न्यायिक राजधानी, ऐसी बातें चल रही थी। तो इन सब बातों पर अब लगाम लग गया है। अब एकमात्र राजधानी कौन होगा, तो अमरावती होगा। इस पॉइंट को भी आपको पता होगा कि 2014 में जो है ना, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत 2 जून 2014 को तेलंगाना का निर्माण किया गया था। ठीक है, तेलंगाना का निर्माण किया गया था। और जो हैदराबाद था, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी बनाई गई थी और 10 साल के लिए बोला गया था कि ये आंध्र प्रदेश की राजधानी रहेगी। बट अब उस राजधानी के रूप में अमरावती को बना दिया गया है। और इससे बस इतना ही है न्यूज में। बट आपके एग्जाम में कई सवाल आंध्र प्रदेश के राज्य के गठन से संबंधित आ जाते हैं, तो हम उसे भी यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। देखो, आपके एग्जाम में ये पूछता है कि भाषाई आधार पे पहला राज्य कौन बना है। भाषाई आधार पर तो ध्यान रखना है, ये आंध्र प्रदेश ही था, जो कि 1 अक्टूबर 1953 को पहला भाषाई राज्य बना था 1953 में, जिसको कि मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग करके आंध्र प्रदेश बनाया गया था 1953 में। और ये कब बनाया गया था, तो एक व्यक्ति थे पोट्टी श्रीमुल्लू, इनका जो है ना 56 डे हंगर स्ट्राइक किए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ज़्यादा आंदोलन उग्र हो गया था, इस वजह से ही पहला भाषाई आधार पे राज्य कौन बना है, तो आंध्र प्रदेश ही बना था 1953 में। इस बात को ध्यान रखना है। और उसके बाद जो फजल अली कमीशन बनाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके रिकमेंडेशन के आधार पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया 1956 में। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया 1956 में। उसके आधार पे आंध्र प्रदेश भी राज्य बनाया गया था। कब, 1956 में। ये इसी समय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी किया गया था। इस बात को भी ध्यान रखना है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी इसी से संबंधित है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से 1956 में हुआ था। और नेक्स्ट न्यूज पे जब चलोगे तो ये देखो, असफल आप बहुत सुन रहे होगे कि कृत्रिम वर्षा कराया जा रहा है, क्लाउड सीडिंग के माध्यम से आर्टिफिशियल रेन करवाने की कोशिश की जा रही है। तो आपके एग्जाम में ये नहीं आएगा कि कहाँ करवाया गया। दिल्ली में कोशिश की गई है बट हुआ नहीं था 1-2 बार। बट एग्जाम में 1-2 बार पूछा जा चुका है कि जो क्लाउड सीडिंग है, क्लाउड सीडिंग में किस केमिकल का छिड़काव किया जाता है क्लाउड में जाके। तो आपको ध्यान रखना है सिल्वर क्लोराइड। ध्यान रखो, सिल्वर क्लोराइड जो है, सिल्वर क्लोराइड का छिड़काव किया जाता है क्लाउड में। और कभी कभी सिल्वर क्लोराइड के नहीं अगर है तो पोटेशियम क्लोराइड भी, उसका भी छिड़काव किया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड का। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में आ सकता है कि कौन से केमिकल का छिड़काव किया जाता है। बाकी ये इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं दिया हुआ था इस आर्टिकल में। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखो कि सुप्रीम कोर्ट है ना, एक रोक लगा दिया गया है चंबल अभ्यारण्य। चंबल अभ्यारण्य कहाँ है, तो इस पॉइंट को देखो। चंबल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश और राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन तीनों के बाउंड्री पे पड़ता है, क्योंकि इसका जो विस्तार है ना तीनों राज्य में पड़ जाता है। तो साइड ये एक प्रोटेक्टेड इको रिजर्व क्षेत्र है। कहाँ, तो इन तीनों राज्य में है। और यहाँ कई लुप्तप्राय घड़ियाल या फिर रेड क्राउड कछुए भी पाए जाते हैं। बट राजस्थान सरकार ने इसको डिनोटिफाई कर दिया था ताकि वहाँ से अवैध रेत खनन को बढ़ावा दिया जा सके, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। तो आपके एग्जाम के लिए बस यही इंपॉर्टेंट है कि ये चंबल अभ्यारण्य कहाँ है, तो ध्यान रखना है इन तीनों राज्यों में है। तो सेकेंड लास्ट न्यूज जो है कि रसिया के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री हैं डेनिस मांतुरोव, ध्यान रखो नाम याद रखना है, डेनिस मांतुरोव रसिया के प्रथम उप प्रधानमंत्री, वो भारत यात्रा पे आए हैं। बाकी चीज़ें अभी कुछ भी डिटेल्स इस यात्रा से आया नहीं है, जब आएगा तो देखेंगे। बस हमें फिलहाल इस नाम को याद रखना, ये भारत यात्रा पे आए हैं। जो लास्ट न्यूज है आज का वो ये है कि अभी आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में वॉर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वॉर चल रहा है, जिससे कि हॉर्मुज जल संधि जो है उसको ईरान ने क्लोज कर रखा है, या फिर समझो तो अभी हर जगह एनर्जी क्राइसिस की दिक्कत हो गई है। तो इस संकट से निपटने के लिए लगभग 60 देशों ने एक वर्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है। किसके नेतृत्व में, तो ध्यान रखना है ये ब्रिटेन के नेतृत्व में। ब्रिटेन के नेतृत्व में एक वर्चुअल मीटिंग रखा गया है, जिसमें कि भारत की तरफ से जो भारतीय विदेश सचिव हैं वो पार्टिसिपेट किए हैं। और ये एक क्या कहते हैं सेकेंडरी ऑप्शन तलाशने की कोशिश की है। तो आपको ध्यान रखना है, क्या इसमें ईरान होगा, नहीं ईरान नहीं है, अमेरिका होगा, अमेरिका तो युद्ध में, ये अमेरिका के ही अल्टरनेटिव खोज रहा है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता किसी वाले, ना इजराइल होगा। तो आपको अभी बाकी डिटेल्स इसके सामने नहीं आए हैं, अभी पहला दिन ही एक पहली बार है कि वर्चुअल मीटिंग हुआ है। उसके बाद जैसा खबरें आती है बाहर तो हम देखेंगे प्रोविजन। तो आज की न्यूज़ में बस इतना ही है, कैसा लगा आपको ये बताइएगा।